देखिए लास्ट क्लास में हम लोग स्नेल्स लॉ पढ़े थे बेसिकली, है ना। स्नेल्स लॉ क्या करता है, उस स्नेल्स लॉ पढ़ने के बाद ही हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग को ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल बाद में आते हैं। जरा साइड में पहले आप लोग एक बार स्नेल्स लॉ को हम रिवाइज करा दें। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि यदि लाइट हमारा मीडियम चेंज कर रहा है, सपोज को लाइट हमारा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रहा है, मान लो लाइट इधर से फॉल किया और ये दूसरे मीडियम में चला गया। इसे कोई मैटर नहीं कि हमारा लाइट किस मीडियम में जा रहा है, हायर डेंसिटी में जा रहा है, लोअर डेंसिटी में जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो सपोज को लाइट पहला मीडियम से दूसरा मीडियम में आ रहा है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2 है, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि 1 μ2 मीन्स लाइट अगर मीडियम 1 से मीडियम 2 में आ रहा है तो 1 μ2 बराबर होता है साइन आई बाई साइन आर। आई एंगल ऑफ इंसिडेंट, आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं μ2 बाय μ1। आपको बताए थे 1 μ2 बाय μ1 कैसे होता है, अगर नहीं पता हो तो आप देख सकते हैं, वीडियो जाके पुराना है ना। दो तीन चीज आपको बताए थे, ये भी बताए थे साइड में, ये भी आप लोगों को बताए थे कि 1 μ2 बराबर जो होता है 1/2 μ1 होता है। ये कौन सा लॉ है बताइए तो, 1 μ2 बराबर 1/2 μ1, ये कौन सा लॉ से आता है बताइए जल्दी से। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, याद है ना, इससे आता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो μ2 साइन आर इक्वल टू क्या होगा, μ1 साइन आई। तो ये मेरा बेसिकली फॉर्मूला है जिससे हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। इस फॉर्मूला को समझिए, क्या करते हैं हम लोग, जिस मीडियम में एंगल बनता है उस मीडियम के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को साइन करके मल्टीप्लाई करें। जैसे देखिए ये मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना μ1 है, एंगल कितना बन रहा है आई, तो हम लोग क्या करते हैं μ1 को साइन आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सेकेंड मीडियम में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है μ2 है और इसका एंगल क्या बन रहा है आर, तो हम लोग μ2 को साइन आर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों बराबर होता है। तो यही हमारा स्नेल्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मूला जिसका हम लोग न्यूमेरिकल बनाने में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मीडियम उसमें जो एंगल बन रहा है उसका साइन, मीडियम उसमें जो एंगल बन रहा है उसका साइन क्या होगा, बराबर होगा दो मीडियम के केस में। अब देखिए यहाँ पर क्या है, लाइट चला है, यहाँ से क्वेश्चन है कि लाइट चला है यहाँ से, जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ दिया हुआ आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ आई दिया हुआ, उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 है। फिर ये लाइट चला सेकेंड मीडियम में, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2 है। फिर ये चला थर्ड मीडियम में, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है μ1 है। लाइट हमारा μ1 से μ2 चला, μ2 से μ1 आया। तो यहाँ दो बार स्नेल्स लॉ लगेगा क्योंकि लाइट दो बार मीडियम चेंज कर रहा है, एक बार 1 to 2 फिर 2 to 1, है ना। तो आप एक काम करें, दोनों का अलग सरफेस मान लीजिए, इसको मान लीजिए फर्स्ट सरफेस जहां पर क्या लगेगा स्नेल्स लॉ आएगा, अब फिर ये क्या है सेकेंड सरफेस जहां पर क्या लगेगा स्नेल्स लॉ लगेगा। आपसे पूछ रहा है कि ये एंगल ई जो है, ये जो बाहर फाइनली जब लाइट आउट करता है तो इसको ई जो एंगल है वो क्या होगा, I/2 के बराबर होगा, 2i होगा, आई होगा कि i+30 होगा, इतना ऑप्शन दिया हुआ, ठीक है। तो हम लोग फॉर फर्स्ट सरफेस यूजिंग कौन सा लॉ, सेंस लॉ क्या करता है, जिस मीडियम में है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ जो एंगल ये बना रहा है, मैं एंगल क्या बना रहा आई, बराबर क्या होगा सेकंड में जिस मीडियम में गया, किस में गया μ2 में, इनटू साइन ऑफ एंगल जो बना रहा है, साइन ऑफ एंगल कितना आर बना रहा है, ये दोनों बराबर होगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। वैसे आते हैं फॉर सेकेंड सरफेस, सेकेंड सरफेस के लिए बताइए तो, सेकेंड सरफेस के लिए μ2 साइन आर, क्यों, क्योंकि ये जब आर है तो ये भी आर हो जाएगा ना, अल्टरनेट एंगल जो है μ2 साइन आर, हाँ आर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, आर है, ये भी आर है ना। इक्वल टू क्या हो बोले तो μ1 sin e, μ1 sin, ये तो फॉर्मूला डायरेक्ट है, इसको कर दो इक्वेशन नंबर 2। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से क्या बाहर निकल रहा है देखिए तो, μ1 sin i
क्या कोई चीज है जो कॉमन है दोनों में? देखिए ये वाला म्यू2 sin r कॉमन है, तो जब दोनों कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा μ1 sin i किसके बराबर हो जाएगा, μ1 sin e के बराबर। दोनों कंपेयर करेंगे यही ना होगा, तो μ1 कैंसिल, तो बचा कितना, sin i बराबर sin e, या सिंपली i बराबर e। आई रिलेशन, ये आंसर हो गया, i बराबर e। तो ऑप्शन जो हम लोग पास 4 ऑप्शन है, इसमें कौन होगा, ये वाला e किसके बराबर होगा, थर्ड हो गया आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल था। तो ये जो हम लोग स्नेल्स लॉ पढ़े थे उस पर न्यूमेरिकल है। अब ये जो न्यूमेरिकल है किस पर है, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ पर आधारित। क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक बर्ड है, देखो ये एक तालाब है, तालाब का ये ऊपरी सरफेस है ये, और ये तालाब का निचली सरफेस है। तो तालाब का जो ऊपरी सरफेस से एक बर्ड है, यहाँ देखो एक बर्ड है, ऐसे दिखा लो, उड़ता हुआ चिड़िया को ऐसे दिखाते दिखा लो, बर्ड है जो तालाब से कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है, 36 सेंटीमीटर हाइट पर उड़ रहा है। और एक मछली है यहाँ पर, देख लो ये फिश है हमारा, एफ से दिखा दो फिश को, जो कि ये जो आपका नदी है उसके कितने गहराई में है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि एपरेंट डेप्थ ऑफ फिश, फिश का जो डेप्थ है, मतलब फिश की जो गहराई है वो बर्ड को क्या दिखेगी, आपको क्या लगता है, ये 24 से नीचे दिखता है कि ऊपर दिखता है, फिश ऊपर और दिखेगा कि नीचे दिखेगा बर्ड को, आपको बताया था ना, आपको बताया था ना कि सिक्के में अगर एक ग्लास में अगर हम सिक्का डालते हैं, पानी भरा हुआ, तो सिक्का थोड़ा उठा हुआ दिखता है, ये ना पढ़े थे हम लोग। अगर आपको नहीं याद है तो एक बगल में ऐसे बिना थोड़ा सा साइड में बताया, हम आपको इस न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं करेंगे, तब हमको समझ में आएगा कि रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का मतलब क्या है और इसको पढ़ने से फायदा क्या है। तो पहले साइड में एक रिवीजन के तौर पर आपको बताते हैं, यहाँ साइड में इतना से हम लोग काम हो जाएगा। क्या बताया था आप लोग को कि यदि आपके पास इस तरह से ग्लास है ना, और आपको ये बताया था ये वाटर का सरफेस है, यहाँ पर अगर सिक्का है, सिक्का से अगर लाइट निकल रहा है, सपोज करो आपको बताया था सिक्का से दो लाइट हम निकाले थे, अगर याद करिए, सिक्का नहीं माने थे इसको, हम कोई सिक्का ही मान लो, यहाँ से 2 लाइट निकलता है, एक लाइट ये गया, एक लाइट ये गया, ये लाइट चूंकि मीडियम चेंज कर रहा है थोड़ा इधर की ओर भागा था, है ना, ये चीज आपको बताए थे। उसके बाद आपको ये बताए थे कि ये दोनों लाइट के चलते हमको यहाँ अगर कोई आंख लगाया तो उसको दिखेगा, ये कहाँ दिखेगा, तो इस लाइट को पीछे एक्सटेंड किए थे, यहाँ दिखेगा, ये रियल इमेज है, ये ओ डैश, ये रियल ऑब्जेक्ट है, और ये उसका क्या है, एपरेंट पोजीशन है। मतलब रियल में तो ऑब्जेक्ट यहाँ नीचे है, लेकिन दिखेगा कितना, ये हाइट पर दिखेगा, यहाँ दिखेगा नहीं, ऑब्जेक्ट कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा। तो चलो जहां दिखेगा उसको हम काम करते हैं, ब्लैक कर देते हैं, थोड़ा सा इसको ब्लैक कर देते हैं, और इसको हम एकदम अच्छा से ओ डैश दिखाते हैं। ठीक है, तो काम करते हैं, ये जो पूरा हाइट है इसको चलो डी से दिखाते हैं, और ये जो हाइट है इसको डी डैश दिखाते हैं। एक्चुअल हाइट तो डी है ना, अगर पानी के सरफेस से देखा जाए तो एक्चुअल हाइट कितना है, डी है, लेकिन हमको कहाँ दिखेगा, डी डैश पर दिखेगा, थोड़ा उठा हुआ दिखेगा, ये ना होता है जी, थोड़ा उठा हुआ दिखता है। अब देखिए हम लोग का जो फॉर्मूला आया था, ये W है, ये एयर है, हम लोग का फॉर्मूला आया था W म्यू ए, लाइट कहाँ जा रहा है, वाटर से एयर, फॉर्मूला क्या आया था आप लोग शायद याद नहीं है, ये था एपरेंट। सर ये कब पढ़ाए थे, डेप्थ बाय रियल डेप्थ, सुबह क्लास में की थी क्या तुम, तो भूल गए थे, हमको याद नहीं था इसलिए नहीं कर। अच्छा भूल गई, कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला हम प्रूफ किए थे आपको, आप एक बार वीडियो दोबारा देख लीजिएगा कि लाइट जब कहां से कहां जा रहा, वाटर से एयर, तो फॉर्मूला आया था एपरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ। एपरेंट डेप्थ मतलब कितना गहराई पर ये दिख रहा है, और रियल डेप्थ मतलब कितना इसका रियल में है। ठीक है, आप लोग शायद याद नहीं, आपको बता दें, इसको ए माने थे, ये एक्चुअली क्या आया था, ये W म्यू ए बराबर प्रूफ किए थे हम, देखो ये जो प्रूफ किए थे वो शायद आपको याद होगा, हम प्रूफ किए थे, ये आया था O डैश ए बाई ओ ए आया था, तो O डैश ए जो है, ये जो है यही ना एपरेंट डेप्थ है, जबकि AO क्या रियल डेप्थ है। ठीक है, यही था। अच्छा
एक और बात आपको हम बताए थे इसी में कि इसी को अगर हम उल्टा लिखें तो, चलो आप लोग देखिए बता पाते कि नहीं, ए म्यू डब्ल्यू लिखे तो इधर क्या चेंज आएगा बताइए आप लोग, ए म्यू डब्ल्यू लिखे तो इधर क्या हो जाएगा, बोलिए, रियल पार्ट, रियल डेप्थ बाय apparent depth. एपरेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब बताने जा रहे हैं ना, ये न्यूमेरिकल इसी बनेगा। अब इसको थोड़ा सा और अच्छा लिखते हैं, ए म्यू डब्ल्यू रहने देते हैं, यस सर, रियल डेप्थ को हम डी माने हैं, एपरेंट डेप्थ को क्या माने हैं, डी डैश माने D हैं। dash. ठीक है, अच्छा इसी को क्या लिख सकते हैं, म्यू डब्ल्यू बाय म्यू ए लिख सकते हैं क्या, Yes sir. इक्वल टू डी बाय डी। ठीक है, यस सर, तो ये एक फॉर्मूला बन गया, जैसे वहां हम लोग बनाए थे ना स्लेस लॉ के लिए, वैसे न्यूमेरिकल के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। एग्जाम में तो आपको बस यहां तक प्रूफ करने का आएगा, है ना। आपसे पूछेगा डिराइव द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ। एपरेंट डेप्थ मतलब जो दिखता है, जैसे तारों का टिमटिमाना वो एपरेंट है, एक्चुअली टिमटिमाता नहीं। क्यों टिमटिमाता है तारा, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। आगे पढ़ाएंगे आप लोगों को तारों का टिमटिमाना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आज का टॉपिक है, उस पर तुरंत जानते हैं। तो इसको याद करने क्या तरीका है, देख लो, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना। जिस मीडियम से लाइट चला, देख लो किस मीडियम चला है, वाटर से, वाटर चला है ना, यस सर, Yes sir. जिस मीडियम से चला है, जिस Yes, sir. मीडियम में गया, तो म्यू डब्ल्यू बाय म्यू है इक्वल टू उस मीडियम में उसका रियल डेप्थ बाय एपरेंट, बाय डी डैश, है ना। अब देखिए इस बेसिस पे ये न्यूमेरिकल जरा बना, एपरेंट, अब यहां पर देखिए ये बर्ड है, ठीक है, यहां पर लाइट कहां से कहां जा रहा, ये 4 है जी, है ना। ये लाइट म्यू से, इसको म्यू 1 मान लो, इसको क्या मान लो, म्यू 2 मान लो, चाहे इसको म्यू 2 मान लो, इसको चाहे, चलो इसको वाटर लिखते हैं, म्यू डब्ल्यू लिखते हैं, इसको म्यू ए लिखते हैं, एयर है तो ये मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए No सॉल्यूशन sir. इसका, वी नो नो सर, ऑलरेडी पढ़े हुए हैं क्या, कि म्यू डब्ल्यू बाय म्यू ए इक्वल टू क्या होता है, म्यू डब्ल्यू बाय डी म्यू ए, Dash. है ना। अच्छा डी बाय डी डैश, म्यू डब्ल्यू मतलब जिससे लाइट चला, लाइट किससे चला, 4/3 से। म्यू ए जिसमें लाइट गया, किसमें गया, वाटर से, 1 में गया। डी रियल डेप्थ कितना है, एयर, तो मछली का रियल डेप्थ कितना सरफेस से, ध्यान देना ये सब सरफेस से मेजर किया था, ये डी और डी डैश सरफेस से है, तो सरफेस से कितना है, ये सरफेस से ये वाला रियल डेप्थ यही ना हुआ जी, यहाँ सिक्का यहाँ सटा हुआ था इसलिए रियल डेप्थ सटने तक था, लेकिन सटा नहीं, मछली ऊपर है, तो रियल यस डेप्थ सर, कितना, 24 centimeter. रियल डेप्थ कितना, 24 सेंटीमीटर, सर यहाँ रियल 24 डेप्थ सेंटीमीटर, यही ना है, तो रियल डेप्थ यहाँ पुट क्या कर Yeah. दे, 24 पुट कर दे, तो निकल गया डी डैश, यस सर, डी डैश क्या निकल जाएगा, डी डैश इक्वल टू, अगला स्टेप में तो 3 नीचे आ जाएगा, ये अगला स्टेप में क्या होगा, 4/3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डी डैश इक्वल कितना हो जाएगा, 24 बाय 4, इसको सॉल्व करिए कितना आ जाएगा, 24 into 3, 18 सेंटीमीटर। तो सर बर्ड को दिखेगा क्या कि ये 24 सेंटीमीटर पे नहीं दिखेगा, ये थोड़ा उठा 18 पर ही दिखेगा, मतलब मछली थोड़ा ऊपर दिखेगा, 18 लगभग मान लो इतना हाइट होगा, यहाँ पर मछली दिखेगा, मछली इसको थोड़ा सा उठा हुआ यहाँ दिखेगा, ठीक है, यही मछली थोड़ा सा ऊपर यहाँ दिखेगा। तो पूछ रहा है फाइंड द एपरेंट डेप्थ एज सीन बाय, लेकिन बर्ड को कितना दिखेगा, ठीक है, अगर इस सरफेस से सट के बर्ड रहता तब उसको 18 दिखता, है ना। तो ये तो एपरेंट डेप्थ निकलेंगे एज सीन बाय बर्ड। अब बर्ड को कितना दिखाई देगा, बर्ड अपने 36 सेंटीमीटर पर है और ये 18 सेंटीमीटर, टोटल कितना हो जाएगा, 36 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 54 सेंटीमीटर। समझ में आया, पहले तो कि अगर ये बर्ड यहाँ नजदीक रहता, जैसा कि हम ये डेरिवेशन किए हैं, उसको दिखता है 24 सेंटीमीटर, सॉरी 18 सेंटीमीटर पर, 24 रियल है लेकिन दिखता है उसको 18, क्योंकि एपरेंट 18 हो जाता है, लेकिन चूंकि बर्ड अपने 36 मीटर ऊपर, 36 सेंटीमीटर ऊपर है, तो उसको क्या दिखेगा, उसको दिखेगा कि मछली कितना है, मेरे पोजीशन से 54 सेंटीमीटर नीचे, जबकि एक्चुअली कितना है वो 36 प्लस 24 है, नहीं
plus 18 50 है, 54 centimeter. Yes sir. 50 है, लेकिन दिखता क्या है उसको? 54 सेंटीमीटर। 54। ओ नहीं, कुछ गड़बड़ हो क्या जी? कुछ कमेंट आएगा जी? 36 प्लस 24, 6 4 10 के 0, ये कुछ गड़बड़ हुआ। 8 6 14 को 4, 3 1 4 5, यहाँ गड़बड़ क्या हो रहा है? 36 में सर इसमें शायद किया होगा 24 वाला में। हाँ, तो 6 4 10 के 0 वहां से ले 12 से 2 60 हो जाएगा जी, 60 होगा ना? जोड़ देगा 60 सेंटीमीटर। वैसे सर चलिए 60 पर दिखता कितना है इसको? 54 दिखता है। क्या? नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना? ये डायरेक्ट एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है ना? तो इसका कंडीशन क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का? पहले समझिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। पहले जब समझिए इसका रियल लाइफ में कहाँ कहाँ दिखता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये फेनोमेनन दिखता कहाँ? कुछ कुछ घटना देखा गया है, आप लोग सुने भी होंगे कि रेगिस्तान में जो हिरन वगैरह होती हैं, चाहे रेगिस्तान का जो जीव जंतु होता है, उन लोग को दूर से दिखता है कि पानी है कहीं, लेकिन नजदीक जाने पर वहां पानी नहीं दिखता। यस सर। नजदीक जाने पर पानी वहां गायब हो जाता है। अच्छा छोड़िए, अगर आप लोग कंक्रीट रोड पर ट्रेवल किए होंगे, मतलब ये आपका जो रोड होता है, रोड पर हाईवे वगैरह आप ट्रेवल किए होंगे, तो कभी कभी दूर से लगता है जैसे वहां पानी है। पता नहीं आप लोग फील किए हैं कि नहीं, लेकिन नजदीक जाने पर वहां पानी नहीं दिखता, है ना? ये इल्यूशन है, एक तरह का इल्यूशन, मतलब भ्रम जिसको बोलते हैं, है ना? इल्यूशन एक वर्ड आता है फिजिक्स में, उसको बोलते हैं भ्रम। जादूगर आपको आपको क्या करता है? इल्यूशन देता है, आपको भ्रम में डालता है वो, ठीक है? तो फिजिक्स का ये इल्यूशन है कि दूर से आपको पानी दिखता नहीं और एक्चुअली होता नहीं है। अच्छा, उसके अलावा डायमंड देखें आप लोगों ने? डायमंड डायमंड चमकता Yes, रहता sir. है ना? आपको लगता है डायमंड के Yes, sir. अंदर से लाइट निकल रहा है, लगता है अंदर में बल्ब फिट किया हुआ No, sir. है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता। No, sir. हाँ, एक्चुअली बाहर का ही लाइट है जो उसको चमकाते रहता है। तो ये सारा जो फेनोमेनन है, एक एक वो क्या कहलाता है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड होता है, ठीक है? तो ये दो तरह का बहुत फेमस, एक डायमंड Yes, का sir. चमकना हो गया, और एक आपका रेगिस्तान में पानी जैसा महसूस होना, या रोड पानी पर हाईवे पर आप कभी ट्रेवल करते हैं तो दूर से, गर्मी के दिनों में खासकर ज्यादा होता है, पानी का महसूस होना, ये सब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही देन है। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये सब इल्यूशन जो है, भ्रम जो है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से कैसे होता है। सबसे पहले आप समझिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। सपोज करिए हम एक 2 3 तो लाइन खींचते हैं ना, थोड़ा दूरी दूरी पर खींचते हैं, ये बस आपको समझाने के लिए कुछ है, कुछ समझाना चाह रहे हैं सब लाइन खींच के हम। चलिए, ये हमारे पास क्या है, दो मीडियम है मान लो, ये एक मीडियम है μ1 और ये एक मीडियम है μ2। यहाँ पर μ2 इज ग्रेटर देन μ1, यानी कौन ज्यादा डेंसर है? ऑप्टिकल डेंसिटी किसका ज्यादा है, μ2 का कि μ1 का? बताओ जी, किसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, μ1 का कि μ2 का? एक और लाइन खींच दो समझाने। आप जैसे दिखाए सर यूट्यूब। अच्छा चलो ठीक है, μ2 का ज्यादा है, यानी ऑप्टिकल ये लाइट, ये डेंसर मीडियम है, उधर रेयर मीडियम है। सपोज करो इधर से कोई लाइट इंसिडेंट करता है, मान लो यहां से कोई लाइट इंसिडेंट किया, छोटा सा एंगल बना के कोई लाइट इंसिडेंट किया। जब लाइट इंसिडेंट करेगा, इसको जाना था सीधा, लेकिन चूंकि रेयर से क्या जा रहा है, डेंसर से रेयर में जा रहा था, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये इधर भागेगा। इसको जाना चाहिए एकदम सीधा, अगर मीडियम नहीं चेंज होता सीधा जाता, हल्का सा ये बैंड कर जाएगा, ठीक? सपोज करो अब क्या करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ा देते हैं। सपोज करो हम क्या करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ा देते हैं। मतलब अभी तक क्या हुआ है, अभी ये लाइट हमारा ऐसे फॉल किया और ये ऐसे गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। अभी क्या करते हैं, फिर से लाइट फॉल कराते हैं उसी लाइट को, लेकिन इस बार थोड़ा आई को बढ़ा देते हैं। मान लो आई थोड़ा सा ऐसे कर दिया, आई जब बढ़ गया तो ये आर जो होगा वो क्या,
जब आई बढ़ गया तो आर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये क्या होते रहते हैं पता नहीं। तो इसको जाना था यहां से सीधा, इसको जाना था सीधा, लेकिन सीधा नहीं जाएगा। अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब इधर की ओर जाएगा। यहाँ नॉर्मल कौन है, ये जो बीच में लाइन खींचे ना, ये वाला लाइन, इसको कलर देते हैं तो कलर दूसरा, कंफ्यूजन हो रहा है तुम लोग। ये नॉर्मल है, ठीक है, ये मेरा नॉर्मल है, यहाँ पर ये नॉर्मल है, हम लोग डॉटेड करके हर बार दिखाते हैं नॉर्मल को, ये सब नॉर्मल है। सरफेस पर 90 डिग्री नॉर्मल लाइन जो खींचते हैं, है ना। फिर से वही बात है, फिर से हमारा ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंट पहले की अपेक्षा क्या ज्यादा है, यहां पर आई क्या पहले की अपेक्षा ज्यादा है ना। ऐसे ही अगर हम एक समय ऐसा आएगा, अगर आप इसी तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाते जाओ, मान लो थोड़ा सा और बढ़ा दिए और हम उसको हम ज्यादा कर दिए, ऐसे इसको थोड़ा सा और बढ़ाते, मान लो ऐसे कर दिए, अब हमारा आई जो पहले ज्यादा बढ़ गया। ऐसे में आर जो होगा, देखो एक समय ऐसा है कि लाइट एकदम सीधा चल जाएगा ऐसे, देखो इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन इस बार बैंड करेगा और एकदम सीधा ऐसे हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। तो आई का वैल्यू हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा आई का वैल्यू, उस वैल्यू को बोलते हैं आर आई। का वैल्यू बढ़ा है सर। हाँ, क्या दिख रहा है, आई का एक पर्टिकुलर वैल्यू आता है, यस डिपेंड सर। करता है मीडियम पे। आई का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, आर का वैल्यू बढ़ते जाएगा। मान लो ये आर है, ये आर डैश है, इसको आई डैश मान लो। यहाँ पर आर डैश जो होता है ग्रेटर देन होगा आर से, यहाँ पर आई डैश जो होगा ग्रेटर देन क्या होगा, आई से। जैसे ही आई का वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू लेता है, वो डिपेंड करता है दोनों मीडियम पे, हो सकता है 20 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 50 डिग्री हो, कि जो रिफ्रैक्शन एंगल है जो नॉर्मल से मापते हैं, नॉर्मल से एंगल मापते हैं जी, ये नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंट मापा जाता है। यहाँ पर रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस पार्टिकुलर एंगल को, जिस पर कि एंगल लाइट जो होता है वो पैरेलल हो जाता है सरफेस का, ठीक है। मतलब डेंसर मीडियम, सपोज कोई वाटर है, वाटर से कहां जा रहा है, एयर में, लाइट वाटर से एयर जाएगा ही नहीं। मान लो नीचे वाटर है, ये अगर इसको वाटर मान लो, ऊपर एयर मान लो, तो अगर नीचे से टॉर्च जलाओगे तो वो लाइट बाहर नहीं जाएगा, वो पैरेलल हो जाएगा सरफेस का। वही नहीं, आप जैसे ही इससे ज्यादा एंगल बढ़ाइएगा, मान लो इससे भी ज्यादा एंगल बढ़ाते हैं, एकदम ऐसे कर देते हैं, मतलब आई का जो एक वैल्यू है आई सी, उससे भी ज्यादा। इस बार आई जो है वो ग्रेटर देन क्या हो गया, आई सी से, तो ये अपने ही मीडियम में वापस लौट आता लाइट। ऐसे सोच के नहीं लगता, कभी सोचो तुम लोग पानी के अंदर चले गए, सब तो ये पानी है, पानी के अंदर से हम लोग टॉर्च का लाइट जला रहे हैं, ठीक है, टॉर्च का लाइट जलाएंगे, टॉर्च का लाइट बाहर निकल रहा है। कभी ऐसा हो सकता है कि टॉर्च का लाइट निकले और वापस पानी में ही चला, एयर में जाए ही नहीं, सोच के नहीं लगता, लेकिन ये होता है। और ये एक फिक्स एंगल पे होता है, वो एंगल फिक्स रहता है, हर एक मीडियम के अलग होता है वो एंगल, हो सकता है 40 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, है ना, 90 से कम ही होगा इंसिडेंट एंगल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, जब क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है, क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल होता है जिस पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री होता है, तो लाइट वापस उसी मीडियम में चला आता है जिस मीडियम से वो चला था। इस प्रक्रिया को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, द फेनोमेनन ऑफ बैंडिंग ऑफ लाइट, है ना। इसको देखो, एक डिफिनीशन जो लिखवा है उसी को पढ़ते हैं, तब आप लोग ज्यादा बेटर लगेगा। देखिए यहाँ पर ये जो डिफिनीशन है, इसको जरा पढ़िए आप लोग, क्या लिखे हैं, टोटल इंटरनल, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर रेयर, द कंडीशन क्या है, लाइट को डेंसर से रेयर, देख लो यहाँ वही कंडीशन है। ये म्यू2 था, हम लोग माने थे इसको म्यू1 माने थे, और म्यू2 हमारा बड़ा था म्यू1 से। तो देखो क्या होता है जब लाइट डेंसर से रेयर जाता है, ठीक है, रेयर टू, मीडियम सॉरी ऑफ डेंसर टू रेयर इंसिडेंट मीडियम,
more than एंड यहाँ लिखना चाहिए था, critical angle. एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल। मतलब एक वैल्यू होता है, देखो क्रिटिकल एंगल कैसा एंगल है, जिस एंगल पर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या 90 हो जाता है, उसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, जैसे ही आई हमारा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, क्रिटिकल एंगल का वैल्यू क्या होता है, ये डिपेंड करता है दोनों मीडियम पर और लाइट पर, तीन चीज पर डिपेंड करता है। एक तो कौन सा लाइट आप यूज कर रहे हैं, उसका वेवलेंथ क्या है, मीडियम का क्वालिटी क्या है, म्यू2 म्यू1 क्या है। तो जैसे ही आप आईसी से बड़ा कीजिएगा, तो बोले सर आईसी निकालेंगे कैसे, तो आईसी का फॉर्मूला आता है, आगे हम बताएंगे आप लोगों को। तो जैसे ही आईसी से ज्यादा होता है, देन लाइट कंप्लीटली, देखो यहाँ पढ़ो, लाइट कंप्लीटली रिफ्लेक्ट बैक टू द सेम मीडियम। लाइट कंप्लीटली बाउंस बैक कर गया, ये रिफ्लेक्शन हो गया। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट किसी सरफेस से टकरा के वापस लौट आता है, ये ना होता है जी, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये ना Yes, होता sir. है। यहाँ पर रिफ्रैक्शन ना होके Yes, sir. रिफ्लेक्शन हो गया। इसको सिंपल रिफ्लेक्शन ना करके क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये रिफ्रैक्शन का ही एक रूप है, रिफ्रैक्शन का एक रूप है ये, इसलिए इसको सिंपली रिफ्लेक्शन नहीं बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूरी तरह से लाइट वापस चलाता है। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी को हम क्या Total बोलते हैं, reflection. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। Total ठीक है, internal अच्छा अब थोड़ा सा reflection. नीचे आते हैं हम लोग। ओ ओ ओ ओ ओ ओ यही गड़बड़ है, कितना तेजी से भागता है ये। ठीक है, अब देखिए इसी में क्या आ रहा, अब आ रहा है इसी में आ रहा क्रिटिकल एंगल। जैसे आपको बताए थे क्रिटिकल एंगल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ। तो क्रिटिकल एंगल कैसे काम करता है वो देखा जाए, थोड़ा सा इसको हम ऊपर ले जाते हैं। बड़ी तेजी से बहुत तेजी से बाल पड़ता है। क्या लिखा है, जैसे आपको बताए भी थे हम कि वैल्यू ऑफ, ठीक है, क्या लिखा था, वैल्यू ऑफ इंसिडेंस एंगल। इंसिडेंट एंगल का वह वैल्यू जिस पर कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये स्पेलिंग गलती लिखा है, रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री। मतलब रिफ्रैक्शन एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री, इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल फॉर द गिवन टू मीडिया। ठीक है, क्रिटिकल एंगल क्या है, आई का वह वैल्यू जिस पर आर कितना हो जाए 90 हो जाएगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, ये एग्जाम अक्सर आपसे पूछता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने का कंडीशन क्या क्या है। देखिए पहला कंडीशन क्या है, पहला देखें कि लाइट हमेशा क्या होना चाहिए, डेंसर से रेयरर। मतलब लाइट किधर से ट्रेवल किया था, याद करो, इधर से जाके ऐसे लौटा था, ये म्यू2 था, ये म्यू1 था, और म्यू2 बड़ा था। तो लाइट हमेशा डेंसर से रेयर में जाना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब ये जो एंगल है आई जो यहाँ आ रहा है, ये जो हमारा आई है, ये शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो ये दो कंडीशन है, यही दो कंडीशन है जिस पर आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, बेस्ट। एग्जाम में पूछता है व्हाट आर द कंडीशन, पहले पूछेगा डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, द फेनोमेनन ऑफ कंप्लीटली बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट टू द सेम मीडियम व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, इट्स कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कंडीशन क्या है, दो कंडीशन। पहला कंडीशन कि आपका जो मीडियम होना चाहिए, देखिए ये जो डायग्राम बना है, आपका जो पहला मीडियम होना चाहिए, जिस मीडियम से लाइट चला है, वो हमेशा डेंसर होना चाहिए और रेयर होना चाहिए, तभी ये कंडीशन, ये चीज लागू होगा। और फिर आपको समझाएंगे कैसे रोड पर ये काम करता है, कैसे सब जगह काम करता है। अब देखिए नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये चीज देखा जाए। देखो बहुत अच्छा है, ये तुरंत हो जाएगा, बहुत आसान है, ये बगल में ही दिखाते हैं आप लोग को। चलिए ये हम लोग यहाँ बनाते हैं। आप बताइए
जब ये आई हमारा किसके बराबर था, आईसी के बराबर, तो आर क्या था, आर कितना हो गया, 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गया। अच्छा, 90 ये देखो वाटर लेके बना है, मान लो नीचे वाला वाटर है, ऊपर में क्या है, एयर है, तो आप स्नेल्स लॉ लगाइएगा तो बताइए तो डब्ल्यू म्यू ए क्या होगा, वाटर से कहाँ जा रहा है, एयर में, तो साइन आई की जगह आई तो यहाँ पर आईसी हो जाएगा, अरे आई आईसी के बराबर है ना, तो साइन आई बाई साइन आर, आर क्या होगा, आर 90 हो जाएगा। और 90। अरे फॉर्मूला ये नहीं कहता है कि हाँ सर। मीडियम 1 से 2 में जा रहा है तो उसका आई बाय मीडियम 2 का आर, तो डब्ल्यू म्यू ए बराबर साइन आई को आप रहने दीजिए, आईसी को आईसी, साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, साइन 90 1 होता है, तो क्या रिलेशन आ गया, डब्ल्यू म्यू ए बराबर क्या आ गया, साइन आईसी, यही हो गया रिलेशन। यानी साइन आईसी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, डब्ल्यू म्यू ए चाहिए, या इसी को ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, म्यू ए बाय म्यू डब्ल्यू बराबर साइन आईसी, ये लिख सकते हैं। क्योंकि आपको हम समझाए थे कि वन टू टू अगर है तो 2/1 करते हैं ना, 1 to 2 रहने पर 2/1, तो डब्ल्यू से ए रहने पर ए बाई डब्ल्यू, यस सर। ठीक है, तो अब साइन आईसी आराम से निकलेगा कि नहीं, क्या ए का यस वैल्यू होता है 1, ए का वैल्यू होता है 1, वाटर के लिए कितना होता है याद है किसी को, 1.33 बराबर क्या होता है, साइन आईसी, इसको सॉल्व करके आईसी आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको देखो कैसे किया गया, इसको देखा जाए कैसे किया गया, देख लो वही काम किया, देखो पहले फॉर्मूला लिखा W2A साइन आई बाई साइन आर, आई का वैल्यू आईसी के बराबर है, आर का वैल्यू 90 डिग्री है, पुट कर दिए, देखो रिलेशन यही ना आया है, डब्ल्यू म्यू ए साइन आईसी। अच्छा अब हमको ये बताइए ये कैसे लिख दिया भैया, ये कैसे लिख दिया, ये तो हम प्रूफ किए क्योंकि 90 की वैल्यू 1 हो गया थी, ये बचा, ये कैसे लिख दिया, इसको ऐसा कैसे लिख दिया, इसको डब्ल्यू म्यू ए बराबर लिखा 1 बाय ए म्यू डब्ल्यू, कैसे लिख दिया ये, अरे डब्ल्यू म्यू ए को 1 बाय ए म्यू डब्ल्यू कैसे लिख दिया, ध्यान देना ये ए म्यू डब्ल्यू है, ए यहाँ डब्ल्यू यहाँ, कैसे लिखा है बताओ जी, कौन सा प्रिंसिपल यूज हुआ यहाँ, और आपको समझाए थे कि 1 म्यू 2 बराबर होता 1 बाय 2 म्यू 1, 1/2, हाँ तो कैसे लिखे थे, कौन सा प्रिंसिपल बताए थे, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, अरे प्रिंसिपल रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट में ही नहीं बताए थे कि 1 म्यू 2 बराबर क्या होता है 1 बाय 2 म्यू 1, आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं कभी भी, निकल गई ये 1 बाय साइन सी, तो आप इससे आराम से निकाल सकते हैं, ये आपका रिलेशन आ गया बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यदि आपको दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा तो आराम से आप साइन आईसी का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये मिला जुला के टोटल आपका हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। आप देख लीजिए वाटर के लिए यहाँ पर कुछ कुछ रिजल्ट दिया हुआ, इसको समझ लेते हैं हम लोग। वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए, वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होता है 48.75, मतलब अगर नीचे वाटर है और ऊपर क्या है एयर है तो लाइट कितना पर फॉल करना चाहिए, 48.75 डिग्री, अगर इतना पर फॉल करेगा तो ये क्या सीधा हो जाएगा एकदम, और इससे ज्यादा फॉल करेगा तो मान लो 50 गया तो क्या होगा, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा 48 से ऊपर चल जाएगा तो वापस लौट आएगा, नहीं वैसे ही क्राउन ग्लास, रिवर्स कर देगा, हाँ मान लो क्राउन ग्लास की बात बोलो, मान लो ये ग्लास है, ग्लास के अंदर से लाइट छोड़ रहा है और ऊपर एयर है, तो कितना होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्शन को 90 होने के लिए कितना होना चाहिए 41, कितना होना चाहिए 41.4 14, इससे ज्यादा होगा तो क्या होगा, इससे ज्यादा होगा तो क्या होगा
थोड़ा सा बढ़ा दिए तो क्या होगा, वापस लौट आएगा। जी। इससे कम होगा तो क्या होगा, इससे कम होगा तो लाइट बाहर निकल जाएगा। डायमंड के लिए इतना, फ्लिंट ग्लास के लिए इतना। तो सबसे ज्यादा क्रिटिकल एंगल किसके लिए होता है, वाटर के लिए। वाटर। ठीक है, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, क्राउन ग्लास का 1.5। क्या अंतर है क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास में, बताइए जल्दी से, आप लोगों को समझाए थे हम। क्राउन ग्लास जितने भी तरह का हम लोग प्रिज्म बनाते हैं, ग्लास स्लैब बनाते हैं, लेंस बनाते हैं सब, लेकिन जो हम लोग लेंस का इस्तेमाल करते हैं इसमें कैमरा वगैरह में, वो फ्लिंट ग्लास सॉफ्ट होता है, इसको छुओगे ना बहुत सॉफ्ट लगता है, और क्राउन ग्लास हार्ड होता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है किससे, क्राउन ग्लास से। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप लोग को हम एप्लीकेशन ऑफ मिराज बताएंगे, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्या क्या होता है ना। कैसे हम लोग जानेंगे कैसे जब हम लोग रेगिस्तान में रेगिस्तानी इलाका में पानी दिखता है, वहां के जीव जंतुओं को, आदमी लोग को भी दिखता है, यहाँ पर भी क्यों हम लोग होता है। मृग तृष्णा इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मिराज को, है ना। मृग को दिखता है, बहुत दूर प्यास लगा उसको, दूर पानी दिखता, जाने पानी गायब रहता है, तो वो मृग तृष्णा मिराज बोलते हैं। मिराज इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे, सबका सब इल्यूशन है। बहुत मजा आएगा आगे पढ़ने में, है ना। और स्पार्कलिंग और डायमंड पढ़ेंगे, डायमंड क्यों स्पार्कल करता है। चलिए ठीक है, आज के लिए काफी है। कल का क्या